नमस्कार। वायर की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बद्रीनारायण। प्रोफेसर बद्रीनारायण एक सामाजिक इतिहासकार हैं और सांस्कृतिक मानव शास्त्री भी वे हैं। वे अभी इलाहाबाद के करीब झूंसी में गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। प्रोफेसर बद्रीनारायण की दिलचस्पी का क्षेत्र, अकादमिक दिलचस्पी का क्षेत्र दलित समुदाय है, दलित समुदाय है और दलित समाज है। उसके साथ ही वे इस विषय पर पिछले 2 दशकों से लगातार काम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे अब हिंदुत्व की राजनीति कहा जाता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, संघ किस प्रकार इस समाज में काम कर रहा है और किस प्रकार उसका विस्तार हो रहा है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और जो सबसे ताज़ा किताब उनकी है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, आज की हमारी बातचीत उसी संदर्भ में होने जा रही है। प्रोफेसर बद्रीनारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी किताब का शीर्षक है रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज रीशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस प्रकार भारतीय राजनीति या भारतीय जनतंत्र को, ये शक्ल को पूरी तरह से बदल रहा है। इस किताब में आप इस बात का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हम इसकी भूमिका को देखें, जिस भूमिका में आपने हमें बताया है कि दरअसल आप क्या करने जा रहे हैं इस किताब में, तो आपकी इस किताब की मुख्य चिंता यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अभी भी पुराने तरीके से समझा जा रहा है। यह पुराना तरीका क्या है जिससे आपका एतराज़ है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। जिससे असंतुष्ट होकर आपने यह किताब लिखी, यानी आपकी यह समझ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उस तरीके से नहीं समझा जा सकता, वो काफ़ी बदल चुका है और उसे उसके बदले हुए रूप में देखने और समझने की आवश्यकता है। 6 अध्यायों में यह किताब बटी हुई है। किताब बहुत बड़ी नहीं है। इसमें जो दूसरा अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जाति, दलित और हिंदुत्व, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे इनको अंतर्भुक्त कर रहा है, पूरी जाति आधारित राजनीति को अंतर्भुक्त कर रहा है और वो कैसे उसका समावेशीकरण कर रहा है, एक प्रकार से खुद को भी बदल रहा है और इनकी राजनीति को भी बदलने का प्रयास कर रहा है। और तीसरा अध्याय आपका हमारे लिए रुचि का विषय है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि एक नई प्रकार की गोलबंदी या एकजुटता की चेतना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विकसित कर रहा है। चौथे अध्याय में आप चुनावों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध को देखने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक या अराजनीतिक या गैर राजनीतिक, इन दोनों के बीच किस प्रकार वह संतुलन बनाता है। चौथे अध्याय में आप ये देख रहे हैं। और 5वें अध्याय में कि किस प्रकार की कहानियों के जरिए राजनीति और चुनाव को सामने रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना विस्तार कर रहा है। अगर इस किताब की इस मूल प्रतिज्ञा को ध्यान में रखें, जिसमें आप कह रहे हैं कि यह दरअसल संघ की पुरानी समझ को से असंतुष्ट होकर लिखी गई है, तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि वह संघ की पुरानी समझ क्या है जिससे आप असंतुष्ट हैं। धन्यवाद अपूर्व जी। मैं अगर मैं थोड़ा और उसमें जोड़ दूं कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो अकादमिक कार्य हुआ है और काफी हुआ है, उसमें इस पुरानी समझ के व्याख्याकार कौन हैं जिनसे आप थोड़ा अलग जाकर अपनी बात कह रहे हैं? जी।
धन्यवाद अपूर्व जी। मैं आपका और वायर का आभारी हूँ कि आपने इस किताब पर एक विमर्श रखा है और आपने इस किताब को बहुत गहराई से पढ़ा है। और आपने जिस तरह से मुद्दों को रखा उससे किताब खुद खुलती है। एक जो आपने जहाँ से आप बात शुरू कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण डिपार्चर है इस किताब का। वो है डिपार्चर ऑफ लेंस। कैसे आप संघ को देखें, और क्योंकि लेंस से ही आपकी पूरी मेथोडोलॉजी और आपका पूरा जो देखने का तरीका और विमर्श तय होता है। तो संघ पर जो अभी तक दो तरह की समझदारियां रही, एक तो रही जो हमने जिसको इंटरलाइज किया, वो रही जो लीफलेट्स से संघ की एक आइडियोलॉजी, संघ को समझने की हमारी हम लोगों ने समझा था। जैसे मुझे याद है जब मैं बिहार के आरा के में रहता था और शुरू में स्कूल के दिनों में जब मैं पढ़ता था और मूवमेंट और साहित्य में जुड़ा हुआ, तो एक सब्यसाची जी हुआ करते थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर छोटी छोटी पुस्तकें लिखते। वो हमारी चेतना, या देशराज गोयल की किताब, तो इन सब से हम लोग संघ को समझते थे। और उसके प्रक्रिया में कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में बने हुए, और उन्हीं स्टीरियोटाइप्स से हम संघ को देखते थे। एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या थी कि जो एकेडमिक स्टडीज संघ पे हो रहे थे, जैसे मान लीजिए वॉल्टर एंडरसन, दामले, या क्रिस्टोफर लॉ, या और भी धीरे जितने भी और लोग काम कर रहे थे, उनमें भी वो धारणा, जो स्टीरियोटाइप्स है, वो भी कहीं ना कहीं एंडरसन को उसमें छोड़ दें, लेकिन जो हमारे थोड़े से प्रोग्रेसिव मार्क्सिस्ट विचार के साथ ही लिख रहे थे, उनमें भी कुछ ना कुछ वो स्टीरियोटाइप्स अपने ढंग से कॉन्सेप्ट्स को बना रहा। तीसरा जो दामले वगैरह का जो मैंने जिक्र किया, इन लोगों ने इंस्टीट्यूशन के थ्रू संघ को समझने की कोशिश की, यानी संघ के ही जो अपने लिटरेचर हैं, या उनका अपना जो ऊपर का जो डिस्कोर्स है, उस डिस्कोर्स से उन्होंने संघ, यानी संघ को दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो ग्रास रूट में संघ कैसे काम कर रहा है, लोगों के बीच जिनके बीच काम कर रहा है उनके साथ संबंधों का आप अध्ययन करेंगे तब आपको एक संघ दिखाई पड़ेगा। एक संघ जो ऊपर की आइडियोलॉजी विचारों में दिखाई पड़ेगा। तो प्रायः लोग ऊपर की आइडियोलॉजी विचारों और उसके जो बयानों और नैरेटिव जो बड़े स्तरों पे खड़ी करती है संघ, उससे समझते हैं। तो तीन तरह के स्टीरियोटाइप्स हो गए। एक तो जो हम लोगों का स्टीरियोटाइप था जिसने हमारे लेंस को बनाया था। दूसरा वो स्टीरियोटाइप स्टीरियोटाइप क्या है? जैसे जैसे मान लीजिए एक हम लेके चले कि भाई संघ ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ब्राह्मण डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन या ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन, या एक विचार जो हम पहले से कहते रहते थे, सुनते रहते थे हम लोग, भाई संघ एक कॉम्युनलिज्म एंड संघ का जो रिश्ता है, कॉम्युनल एक जो वो है उसकी तरफ देखने का। मैं नहीं कहता कि मैं किसी चीज को प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ, सब चीज अपने अपने ढंग से काम करती है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर मैं इस लेंस से संघ को देखता तो मैं शायद संघ जैसा काम कर रहा है मैं समझ भी नहीं सकता। क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि हर डिस्कोर्स अपने वहीं जाके खत्म हो जाता है, और हमारा सारा रेंज देखने का कॉम्युनल मोबिलाइजेशन पर खड़ा हो जाएगा। आगे और क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पाऊंगा। दूसरा जो होगा कि ब्राह्मणिकल, तो हर कुछ हम ब्राह्मणिकल और उस नजरिए से देखने लगेंगे, तो वो भी हमारे विचार को लिमिट करता है। तो वो सारे नुएंसेज हो सकता है हमारे विमर्श में कहीं कहीं रहते हैं, लेकिन जब आप संघ को देखते हैं कि ग्रास रूट पर कैसे वो काम कर रही है, तो उसके अलग अलग जो रेंज है, एक व्यापकता है उसके काम में, एक अलग अलग तरह के प्रयासों का दुनिया है, लाइफ वर्ल्ड है, उसको समझने के लिए हमें फिर डी लर्निंग भी करना पड़ता है, यानी उन कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ता है जो कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मैंने इसके पहले एक किताब लिखी थी फैसिनेटिंग, ये 2008 में, और वो 2000 के आसपास से मैं देख रहा था कि दलितों के बीच, मार्जिनल कम्युनिटीज के बीच कैसे संघ काम कर रही है। और अब मुझे शायद ये माना जाता है कि मैं पहला समाज वैज्ञानिक था जिसने उस पूरे पूरे प्रक्रिया को बहुत गहराई से डॉक्यूमेंट किया था। बाद में उस पर बहुत सारे विमर्श खड़े हुए, अपने लिए कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि रिश्ता समझ में आएगा। लेकिन वहां भी मैं उन्हीं स्टीरियोटाइप्स से देख रहा था, तो मेरा रेंज अध्ययन का बहुत दूर तक नहीं था।
मतलब मैंने फील्ड वर्क तो ला के रख दिया, बता तो दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्रक्रियाएं ऐसे चल रही हैं, प्रोसेस ऐसे चल रहे हैं, लेकिन उसने हमारे रेंज को लिमिट कर दिया। इसमें इस अध्ययन में मैंने थोड़ा अपने को उस रेंज से, अपने रेंज को बढ़ाने के लिए उस लेंस को रीफोकस किया है, और उस रीफोकस करने में जो चीजें दिखाई पड़ी हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा आगे के सवालों में। जो दूसरा जी जी हाँ, जी हाँ, कह रहे, हाँ मैं कह रहा, जी जारी रखिए प्लीज। आप हाँ कुछ मैं, और? हाँ मैं ये कह रहा था कि दूसरा जो 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 स्टीरियोटाइप्स है जो ऊपर से बनता है, यानी जो आप उन्हीं की नजरों से उनको देखते हैं, यानी संघ की ही नजरों से आप संघ को देखते हैं, एकेडमिक स्टडीज में ये भी होता है। मैं उसको भी उससे भी निकल के एक जो ग्रासरूट पर संघ काम कर रहा है, ऐसे काम करने वालों की नजरों से भी देखना, यानी संघ ग्रासरूट में जो काम कर रहा है, उसके जो लोग काम कर रहे हैं, एक उनकी नजर है, और जो जनता के बीच, जिन कम्युनिटी के बीच काम कर रहे हैं, उनकी एक अपनी नजर है। तो उन दोनों नजरों को हमने मिला करके एक अपनी तरह से उनको समझने की कोशिश की, यानी ग्रासरूट पर संघ का काम करने वाली एजेंसी, लोग, और जिनके बीच काम कर रहे हैं उनका, उनके भीतर क्या बदल रहा है उस प्रक्रिया में, इसको हमने देखने की कोशिश की है। इन दैट वे एक हम इसको मानते हैं कि लॉजिकली हमने थोड़ा इस तरह का काम करने की कोशिश की। आप जो ये कह रहे हैं ये काफी दिलचस्प है कि दरअसल हम अपने जो संघ का हमने स्टीरियोटाइप बना रखा है उसकी कैद में हम हैं, और उसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि संघ कैसे बदल रहा है। आज जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभवतः भारत का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। उसके उसके किसी नेता का उत्तर प्रदेश में अगर दौरा होता है तो समाचार पत्र और दूसरे जो मीडिया संस्थान हैं वे आवश्यक समझते हैं कि उसको रिपोर्ट करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का कोई भी वक्तव्य अब शायद ही पहले पन्ने पर नहीं लिया जाता, जबकि अगर आपको भी याद हो और मुझे भी याद है कि 10 वर्ष पहले तक ये अवस्था नहीं थी। यानी यह माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का वक्तव्य कुछ राष्ट्रीय नीतियों को भी तय कर सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब इतना महत्वपूर्ण हो गया है, आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार के बाद या भारत सरकार के पहले वह सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसके वक्तव्यों को मीडिया बहुत ध्यान से सुनता है, बाकी तमाम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। इस महामारी के बीच जब ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार हो रहा था और टीके को लेकर हाहाकार हो रहा था, उस वक्त अभी एक हफ्ता पहले दिल्ली में एक बैठक हुई जिसको लेकर चर्चा हुई, और उसकी सत्यता, उसमें कितना तथ्य था हमें नहीं मालूम क्योंकि सब कुछ अनुमान पर आधारित था, कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो अगले वर्ष होने वाला है उसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत चिंतित है, और जो अभी अव्यवस्था हुई है या दुर्व्यवस्था हुई है उसमें छवि कितनी धूमिल हो गई है सरकार की और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की, इसको ठीक करने के लिए संघ ने बैठक बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री समेत सारे लोग शामिल हुए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के समय से लेकर अब तक शायद ही कोई मौका रहा है जब संघ ने सरकार को कहा हो कि हम आपके साथ बैठना चाहते हैं और सरकार या शासक दल भारतीय जनता पार्टी उसके साथ ना बैठी हो। ये इतना महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। आपकी इस किताब का कहना है और आपका खुद कहना है कि हम उसकी इस बढ़ती हुई ताकत को इस वजह से नहीं समझ पाए हैं कि हम उसके स्टीरियोटाइप में कैद हैं, और वह स्टीरियोटाइप है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक उत्तर भारतीय ब्राह्मणवादी उच्च जातीय मर्दों का संगठन है। यह एक स्टीरियोटाइप है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिसमें हम कैद हैं, और आपकी ये किताब उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है। पद्धति आपने बतलाई कि आप एंडरसन की पद्धति से भी अलग जा रहे हैं और अपने जो दूसरे पूर्ववर्ती हैं अकादमिक विश्लेषक उनकी पद्धति से भी आप अलग जा रहे हैं। यानी आप खुद जमीन पर जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं और जिन समुदायों में काम किया जा रहा है उन पर
उनके साथ रिश्ता कैसे बन रहा है संघ का, अगर मैं ठीक समझ पाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल शायद आपकी यह बहुत अच्छा, पद्धति है जिस वेल सेड। जिस पद्धति को आप अपना रहे हैं इस किताब में। हालांकि और ये मैं शुरू में ही आपसे कहूँ कि मुझे जो चीज़ दिखलाई पड़ी वो ये कि आपकी पद्धति का जो पहला हिस्सा है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि उसके कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ उसके प्रचारकों के वक्तव्य पर अपनी समझ नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं आप उनसे बातचीत करते हैं और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आप हर जगह इसकी सावधानी बरतते हैं कि यह सब कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की राजनीति को विस्तृत करने का और उसे और गहरा करने का की रणनीति का एक हिस्सा है। यह मैंने देखा कि आप हर जगह जब उसका वर्णन कर रहे हैं तो आप फिर भी हालांकि लेकिन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि यह जो पूरी रणनीति है इसका अविभाज्य अंग ही मानना चाहिए। तो इस बात से तो आप सहमत हैं कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है वह विचारधारा नहीं बदली है, या आपका यह कहना है कि वह भी बदल गई है? गुरु जी, मेरा कहना है कि हिंदुत्व की विचारधारा तो नहीं बदली है, लेकिन हिंदुत्व को जो डिफाइन करने की जरूरतें हैं उनने लगातार उसको फ्लेक्सिबल बनाया है और उसको विस्तारित किया है। जैसे और स्पष्ट अगर आप करेंगे हमारे, हाँ, जैसे जैसे हिंदुत्व की ये विचारधारा क्या है? जैसे देखिए, दो तरह का, एक है कि मेरा कहना है कि जैसे मान लीजिए हिंदुत्व को पहले ये माना जाता था कि मतलब आइडियोलॉजी तो वही है, आइडियोलॉजी परिवर्तन नहीं, लेकिन हिंदुत्व में जो समाहन की स्कोप का विस्तार है और उसमें जैसे पहले दलितों को माना जाता था कि दलित एक तरह से हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में कहीं फिट नहीं बैठते। जो अम्बेडकराइट जो डिफिनेशन जो इंटरप्रिटेशन था दलित या इमेज जो बनती थी, अम्बेडकराइट मतलब क्लासिकल मेन स्ट्रीम अम्बेडकराइट में कह रहा हूँ, अम्बेडकराइट तो बहुत पायस शब्द है, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्लासिकल मेन स्ट्रीम टिपिकल अम्बेडकराइट्स में कह रहा हूँ। तो उनकी जो अवधारणा के अनुसार जो दलित की इमेज बनती थी वो एक रेडिकल फाइटर, ऑनसर, सेलर, पॉलिटिकल दलित की इमेज बनती थी और उसको हिंदुत्व को एक के बनाम के रूप में रखा जाता था, क्योंकि बुद्धिज्म वाला जो पूरा मामला था वो भी उसमें शामिल था। लेकिन मैंने ये देखा कि हिंदुत्व ने किस तरह से दलितों की एक बड़े समुदाय शब्द शायद इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन एक 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 इंक्लूसिव सेक्शन को अपनी तरफ जोड़ने का काम किया और उस पूरे तर्क को उसने डिमोलिश कर दिया। तो हिंदुत्व जिसको समग्र हिंदुत्व कहते हैं, अमित शाह, जो समग्र हिंदुत्व क्या है कि जो जो हमारे नॉट थे इन समुदायों के साथ जो लूज थे उनको अब टाइट कर लेना है, यानी उनको और जोड़ लेना है और इस तभी ये समग्र हिंदुत्व बनेगा। तो हिंदुत्व को अपने को समग्र हिंदुत्व में बदलना पड़ा क्योंकि उसको समझ में आया कि इन समुदायों के बिना हमारे हिंदुत्व की जो चेतना है उसके विस्तार का फलक छोटा हो जाएगा। यानी ब्राह्मणिकल कम्युनिटीज, फॉरवर्ड कास्ट, कुछ मिडिल कास्ट, ये तो हमारे हिस्सा है हमारी चेतना के, हमारे जो जो डिस्कोर्स के, लेकिन इसमें एक बड़े समुदाय जो छूटा हुआ है, दलित और मार्जिनल कम्युनिटीज, वो जिसमें कि इसके लिए आधार है उसके पास, उसकी साइकी में वो चेतना के आधार मौजूद हैं जिन्हें हमें मोबिलाइज करना है और संघ ने उसको उस तरह से मोबिलाइज करने का काम किया और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही क्रिएटिव ढंग से, यानी पॉलिटिक्स की क्रिएटिविटी भी कई बार आपको देख के लगता है कि कितना ग्रास रूट पर इनकी समझदारी, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों के बारे में। तो उस तरह से करके उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ा। तो हिंदुत्व में विस्तार हुआ है, हिंदुत्व की जो परिधि है उसको फैलाया गया है। हिंदुत्व जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स, ठीक है कि मेरा काम में मुस्लिम्स को बहुत मेरा फीडबैक नहीं है और मुझसे ज्यादा आप उस कम्युनिटी को समझते हैं क्योंकि आपने लगातार उस पर काम किया है, लेकिन जिस तरह से ये रिडिफाइन करने की कोशिश अपने को संघ करता है, यानी आपको लगता है कि संघ में एक अर्ज है कि किसी ना किसी तरह से उस कम्युनिटी के साथ अपने इंटरेक्शन को, भले ही शर्त
उसके कुछ हों, लेकिन वो हम अपने साथ संवाद में लाए। मेरा कहना है कि जितने भी अपोजिट कम्युनिटी हु वर डिफाइंड एज अपोजिट्स आर डिफिकल्ट टारगेट्स फॉर हिंदुत्व कॉन्शियसनेस, हिंदुत्व पॉलिटिक्स या हिंदुत्व मोबिलाइजेशन, उनको संघ ने पिछले 20 साल 15-20 सालों में, यानी 90 के बाद का ये विकास है, लगातार जोड़ा है और उनकी प्रवेश किया। तो हिंदुत्व जो पहले एक वर्टिकल था, अब वो हॉरिजॉन्टल होने लगा है, जिसको मैं कहता हूँ कि कॉमन सेंस का हिस्सा। वो एक चेतना आपके कॉमन सेंस में प्रवेश कर जाए, इसको मैं और आगे बढ़ा के कहता हूँ कि वो सामाजिक भाव का हिस्सा बन गया। तो वो अब सामाजिक भाव का हिस्सा बनाने की कोशिश, खास करके मेरा चूंकि फील्ड वर्क का एरिया एक कम्युनिटी का अध्ययन है, तो उसमें मैंने देखा है कि ये सब चीजें हो रही है, और जब वहां हो रही है तो और जगह भी हुआ, पहले हुआ है और जगह, तभी वहां तक फैली है और पहुंची। तो हिंदुत्व इस अर्थ में देखिए, फंडामेंटल्स, फाउंडेशंस एंड फंडामेंटल्स, फाउंडेशंस उनके नहीं बदले, लेकिन फंडामेंटल्स लगातार वो चेंज करते जाते हैं, क्योंकि उनको उसकी जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत नैतिक, बहुत एक पूजा पाठ का मामला है, बहुत ये ओरल मोबिलाइजेशन का मामला है। जैसे ही मोबिलाइजेशन आएगा वैसे ही पॉलिटिक्स आएगी, वैसे ही स्ट्रेटेजी आएगी। अगर इफ यू आर गोइंग टू मोबिलाइज समवन, तो आपको स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। तो संघ भी मोबिलाइज करने की कोशिश करता है, इसलिए स्ट्रेटेजीज है, इसलिए उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, लेकिन संघ ने इस तरह से अपने हिंदुत्व की जो बाउंड्री है उसका प्रसार किया है। तो अगर मैं आपको बहुत गलत नहीं समझ रहा हूँ, और मैंने खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने के तरीके को देखने और समझने की कोशिश की है, और मेरी ये समझ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना इसलिए बहुत मुश्किल है कि अगर आप इसके आधार पर उसकी व्याख्या करेंगे कि उसके नेता क्या कहते हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, तो आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुरू से तरीका यह रहा है कि वह जो कहता है उसे माने, इस यह कतई आवश्यक नहीं है। मसलन और संघ के बदलने की जो जहाँ तक बात आपने कही, और मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन संघ हम अपने जन्म के बाद से ही लगातार बदलने को तैयार रहा है। यानी खुद को जीवित रखने और खुद को सक्रिय रखने और खुद को खुला रखने, किसी भी प्रकार की बंदिश से आज़ाद रखने के लिए जितने भी प्रकार के समझौते किए जा सकते हैं, वे समझौते करने के लिए संघ शुरू से ही तैयार रहा। मसलन आप 1947-48 को देख लें। 1948 में गांधी की हत्या होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे इनकार करता है कि गोडसे उसके सदस्य हैं। गोपाल गोडसे बाद में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने संबंध उजागर इसलिए नहीं किए कि हम उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहते थे संघ को। तो यह एक बहस बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई इनकार नहीं। यह सरदार पटेल ने भी कहा, बाकी सारे लोगों ने भी कहा, और एजिन नूरानी की किताब हो या बाकी काम हो, उनसे यह जाहिर है कि संघ की विचारधारा का बहुत गहरा रिश्ता था गांधी की हत्या से, और स्वयं संघ ने उस हत्या पर एक प्रकार से उत्सव मनाया था, जिस पर सरदार पटेल ने काफी नाराजगी जाहिर की थी, और फिर संघ को प्रतिबंधित किया गया था। संघ उस समय भारतीय संविधान से लेकर काफी नाराज था, लेकिन फौरन बाद ही संघ ने भारतीय संविधान में अपनी आस्था व्यक्त कर दी। तिरंगा झंडा से उसको जो आपत्ति थी, वह आपत्ति भी उसने हटा ली। महात्मा गांधी जिनकी हत्या पर मिठाइयां बांटी थी संघ के लोगों ने, महात्मा गांधी प्रातः स्मरणीय हो गए। तो संघ जो कहता है और जो करता है उसमें एक फर्क है, जिसको शुरू से हम लोग देखते आए हैं, और दूसरे के संघ लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो आपकी जो मूल स्थापना है वो संघ के आरंभिक काल को भी अगर देख लें, आज़ादी के फौरन बाद के समय को भी देख लें, तो वह धारणा पुष्ट होती है कि संघ निरंतर परिवर्तित होने वाला है। आप उसको किसी स्थिर चश्मे से नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक चीज स्थिर है जिसके बारे में आप भी कह रहे हैं, वो ये कि हिंदुत्व की उसकी परिभाषा नहीं बदली है।
आप ये कहते हैं कि वह समावेशी होने की कोशिश कर रहा है और इस आधार पर उसका जो बाहरी चरित्र है वो बदलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। यानी संघ के द्वारा समर्थित सरकार अब ब्राह्मणीय जातियों के द्वारा नहीं चलाई जा रही केंद्र में। मुझे 2013 की याद है, आपको भी याद होगा बद्रीनारायण जी, कि जब नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में आने लगा सामने, तो सबसे पहले बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का पहला बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी वह पहली राजनीतिक पार्टी होगी जो भारत को पहला अति पिछड़ा प्रधानमंत्री देगी। 2013 का ये वक्तव्य आपको याद है। तो और 1990 के बाद से सामाजिक न्याय की राजनीति को उसके सर के बल खड़ा कर देने का काम संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो आपके काम से भी बहुत स्पष्ट है। आपने जो अपने फील्ड वर्क में दिखलाया है कि संघ की पैठ अब दलित जातियों में काफी हो गई है। और मैं यहाँ आपसे यह समझना चाहूंगा कि आपने अपने फील्ड वर्क के जरिए क्या पाया कि सामाजिक न्याय की राजनीति कहाँ जाकर अवरुद्ध हो गई, कहाँ जाकर रुक गई, और संघ को घुसपैठ करने का मौका क्यों मिल गया। अगर मैं आधा मिनट और दूं तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद, जो कि संघ की राजनीति का उच्चतम बिंदु था, ये कह सकते हैं, उसके फौरन बाद दिखलाई पड़ा कि वह पतन की ओर जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी और यह माना गया कि अब एक नया समीकरण काम कर रहा है। वह समीकरण है पिछड़ा, दलित और मुसलमान समीकरण। और यह इतना मजबूत है सामाजिक आधार कि इसका मुकाबला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कर सकता। तो इसको कैसे संघ ने तोड़ दिया और सामाजिक न्याय की राजनीति कहाँ असफल हो गई या कहाँ उससे गलती हुई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो चूंकि ये किताब एक कॉन्टेम्प्रेरी जो प्रोसेसेस है उसको डॉक्यूमेंट करती है, इसलिए इसमें जो संघ के जो पुराने स्टैंड्स में परिवर्तन है उसको हमने समझने की कोशिश नहीं की। और वो चूंकि एक आर्काइवल किस्म का काम है तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ कि आज़ादी के पहले क्या स्टैंड में कैसे कैसे परिवर्तन आया, लेकिन वो भी वो लगातार आप सब लोगों ने किया ही है, उस पर किया गया है और उस पर काफ़ी बातें भी हुई हैं। लेकिन जो मैंने ये समझा कि जो सबसे बड़ी शक्ति है, और ये बहुत सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी थियरी मैं नहीं दे रहा हूँ, वो है कि एडेप्टेबिलिटी एंड एकोमोडेशन एंड एप्रोप्रिएशन। ये तीन ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से संघ अपना विस्तार पिछले 100-125 सालों में करता रहा है। 100 साल तो 1925 में बना, तो 100 साल के आसपास बनता है। तो वो लगातार अपना विस्तार करता रहा है। तो मैं उसको कहता हूँ रीडिफाइनिंग इटसेल्फ, बार बार रीडिफाइन करना। और रीडिफाइन करने की जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस होता क्या है, जब आप रीडिफाइन करते हैं अपने को, कई बार न्यूक्लियस को भी आप इधर उधर करते हैं। यानी इसलिए मैं मानता हूँ संघ इस मामले में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई फंडामेंटल नहीं, यानी फाउंडेशंस हैं बट फंडामेंटल नहीं, कि वो अपने न्यूक्लियस को भी कल चेंज कर सकता है। यानी कल वो ये भी कह सकता है कि आज अपने पूरे उसको भले ही चेंज ना करे, लेकिन यहाँ से हटा के यहाँ रख सकते, यहाँ से हटा के यहाँ रख सकते, ये कर सकता है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है जो एक एप्रोप्रिएशन एंड इंक्लूजन, एप्रोप्रिएशन करते हुए अपनी शक्ति का विस्तार, शक्ति गलत शब्द है, अपनी जो चेतना है, की चेतना का प्रसार। और क्योंकि शक्ति कहते ही फिर वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू हो जाएगा कि पावर का मतलब ये नहीं है, ये है वो, इसलिए मैं उस शब्द को वापस किया मैंने। तो उसका विस्तार वो करने की कोशिश लगातार करता है। दो मूवमेंट आए 90s में, आपने देखा होगा, एक तो बहुजन मूवमेंट उत्तर प्रदेश में, और दूसरा जो मूवमेंट आया वो यानी राम जन्मभूमि का योगदान। ये पहले से था, लेकिन मूवमेंट के फॉर्म में 90s में दोनों का उभार होता है।
और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक डाउनफॉल की तरफ जाता है और एक राइज की तरफ। यानी इलेक्शन के थ्रू आपने जो कहा है कि उसके बाद सरकार नहीं बनी, वो बात तो सही है, लेकिन चेतना का जो 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 क्षैतिजीय विकास, ऑरिजिनल विकास है, उस दृष्टि से अगर आप देखें तो 90 के बाद चेतना लगातार प्रभावी हुई है समाज, और ऐसे ऐसे खतरे कोने में पहुंची है जहां पर उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। और उसका कारण ये है कि सामाजिक न्याय की राजनीति करने का काम जो लोग कर रहे हैं, तो जिन्होंने उसको एक इमेंसिपेटरी यानी एक आशा के साथ शुरू होने की बात कामना की गई थी, वो नहीं हुई और वो वहीं रुक गई जहां ये चली थी। कारण क्या है कि उन समुदायों में एक ऐसा तबका पैदा हुआ जिस तबके ने उसको अपने ही भाइयों के बीच नहीं फैले, यानी एक तरह का एक जिसको हम कहते हैं कि शक कर गया बहुत सारे उसको, जिसको अम्बेडकर खुद भी बहुत नाराज थे दलित क्लास से कि भाई ये लोग अपने दे आर नॉट पेइंग बैक टू देयर कम्युनिटी, यानी ये आगे बढ़े लेकिन अपनी कम्युनिटी को पे बैक नहीं कर रहे हैं। या ओबीसी में तो बहुत हुआ। तो इन सब ने क्या किया कि एक एक अपने भीतर एक एलीट स्ट्रक्चर पैदा कर लिया, अपने भीतर ही अपने को ही खाने वाला एक समुदाय पैदा कर लिया, और वो समुदाय जातियों के सेंस में पैदा हुआ। जैसे आप देखें उत्तर प्रदेश में 65-66 दलित जातियां हैं। मैंने एक किताब करी है फ्रैक्चर टेल्स, जो इस किताब के पहले की किताब है, मुझे लगता है उस किताब को पढ़ा जाए तो ये किताब बहुत ज्यादा खुलेगी। तो उसमें हमने बताया है कि कैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 40-50 दलित जातियां इनविजिबल हैं, लोग उनके बारे में जानते तक नहीं है, उनके अपने लीडर्स नहीं है, उनका अपना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं है, कैपेसिटी टू एस्पायर तक नहीं आया उन कम्युनिटी। और 3-4 दलित के नाम पर 3-4 जातियों के लोग, उनका भी सभी नहीं, उनका भी एक तबका आपको पॉलिटिक्स में शेयर देता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उसके कारण एक बड़ा एक कंस्टिट्यूएंसी खाली था, जहां पर संघ ने देखा कि यहाँ पर काम करने की जरूरत। ओबीसी में भी आप देखेंगे एमबीसी का एक बड़ा तबका है जो जिनके बीच ये सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं फैली है, सामाजिक न्याय की चेतना भी नहीं फैली है और राजनीति भी नहीं फैली है, और शेयर पावर का में जो शेयर देने का काम है, भागीदारी का काम भी नहीं पूरा हुआ, क्योंकि इसने एक सेल्फ सेंटर्ड जो पॉलिटिकल क्लास पैदा किया, जिसने अपने भाइयों के हिस्से को भी उनके तक नहीं जाने दिया। और दूसरा कि उससे मोह भंग पैदा हुआ, क्योंकि जब वो ये काम नहीं करते तो लोग उनसे दुखी हुए तो उनके लिए कोई भी पहुंच जाता वो उससे जुड़ सकते थे। वहां पर संघ पहुंचा, वहां पर और कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे हरी है, बेगार है, तकवा है, छोटी छोटी दलित जातियां हैं जिनके पास कोई नहीं पहुंचता, और वहां पर अगर संघ पहुंच रहा है अपने सेवा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके माध्यम से वो एक रिश्ता बिल्डअप करता है। तो संघ ने दूसरा क्या है कि हम लोग ये जो राजनीतिक दल हैं, ये डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स करते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं। चुनाव के समय चली गई, वोट ले लिया, काम किया। इनके पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फॉलो अप कर सके, जो उन कम्युनिटी के साथ लगातार काम कर सके। और संघ खुद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो इलेक्शन तो कभी कभी करता है, यानी इलेक्शन के समय इलेक्शन करता है, उसका एक तबका करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम वो इनके साथ अनेक तरह के रिश्ते बिल्डअप कर रहा होता है, यानी पूरे साल वो उसको फॉलो अप करता रहता है। तो इसके कारण एक गहन रिश्ता बनता है। वो ये दो कारण है इससे कारण। अच्छा, फिर संघ ने यही नहीं किया कि उनको सेवा करके अभियान से उनमें स्कूल दे दिए या हॉस्पिटल दे दिया, उनको पॉलिटिक्स में भी हिस्सेदारी देने के लिए जगह बनाई। जैसे बीजेपी में अगर आप देखें तो पॉलिटिकल जो प्रोफाइल देखें तो बहुत चेंज हुआ है पिछले 15 सालों में। ओबीसी के लीडर आए, एमबीसी के लीडर आए हैं, जहाँ जो डोमिनेंट, जैसे नॉन जाटो, पूरी जो नॉन जाटो जो पॉलिटिक्स है, नॉन यादव कम्युनिटीज हैं, उनको शेयर दिया इन लोगों ने। आप संघ के प्रचारकों से मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, हम लोग कईयों से बात करते रहते हैं, तो सीधे तो जाति नहीं बताते, लेकिन आपको पता चल जाएगा किस जाति का, क्योंकि प्रोफाइल में ड्रास्टिक चेंज है। यानी दलित जातियों के तमाम प्रचारक संघ में काम कर रहे हैं, और ये अमेजिंग है कि आप समझिए आंख खोलने वाला है। अब अगर आप एक स्टेरियोटाइप से करेंगे कि भाई वो ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है,
डोमिनेंस है, उसमें चित्पावन बैठे रहते हैं, मराठी ब्राह्मण बैठे रहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। संघ ने इधर जितना चेंज किया है अपने को, वो बहुत अगर मैं अगर मैं डॉक्यूमेंट करने वाली। जी हाँ, मैं इस बात को इस तरह से भी समझता हूँ, जो अम्बर्टो इको का मशहूर व्याख्यान और निबंध है अर्थ फासिज्म, जिसमें वे यह कहते हैं कि दरअसल जो फासिस्ट दल होते हैं या फासिस्ट संगठन होते हैं, उनके काम करने के तरीके को आप फुटबॉल के खेल की तरह समझने का प्रयास करें, जिसका मकसद जीतना होता है। तो उसमें वो कितने तरह के तालमेल बनाएंगे, कैसे तालमेल बनाएंगे, वे किताबों में लिखे हुए तरीकों से ही नहीं चलते हैं, वो वहीं बनाए जाते हैं। उद्देश्य गोल करने का है, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसकी परवाह नहीं है कि आप उसकी विचारधारा के बारे में उसके फला मूव से या उसकी फला चाल से क्या समझेंगे। मसलन अगर उसने एक अति पिछड़े को प्रधानमंत्री पद के लिए सामने प्रस्तावित किया, तो फिर आपने जो उसकी विचारधारात्मक समझ बना रखी थी और स्वयं उसने जो अपने अनुयायियों में बना रखी थी, उसका क्या होगा, इसकी उसको परवाह नहीं। या अगर वह महात्मा गांधी को प्रातः स्मरणीय बना लेता है, तो फिर लोग क्या समझेंगे, इसकी भी उसको परवाह नहीं, क्योंकि उद्देश्य उसका बहुत स्पष्ट है। वो उद्देश्य है गोल करना या गोल के नजदीक पहुंचना। गोल कितने ज्यादा किए जाएं, कितना किया जाए, उसके नजदीक पहुंचना। और यह सामाजिक न्याय की राजनीति के साथ जो उसका रिश्ता है, इसको आपने ठीक ही कहा है, जिसमें उसने भारत की जो जाति की समझ है उसको बहुत अच्छी तरह से समझा है। और वह समझ है कि जो प्रेमचंद आज से तकरीबन 100 साल पहले कह रहे थे कि भारत की जाति व्यवस्था की मजेदार बात यह है कि इसमें हर जाति को भेदभाव करने की आजादी है। यानी हर जाति ही ये समझती है कि वो किसी से ऊपर है और कोई उसके नीचे होगा। तो यह जो पदानुक्रम है, इस पदानुक्रम की स्वीकृति प्रत्येक जातीय समुदाय में किसी न किसी प्रकार का है, और उसी वजह से वर्चस्व की राजनीति को एक आधार भी मिल जाता है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक न्याय की राजनीति की अदूरदर्शिता का फायदा उठाया, और जिसको आपने कहा कि जो मुख्य जातियां थीं, जो एक तरह से जिन्होंने कब्जा कर लिया उत्तर प्रदेश और बिहार और दूसरी जगह सामाजिक न्याय की राजनीति पर, उन मुख्य जातियों को छोड़कर अन्य जातियों के साथ बातचीत करना, उनके साथ समझौता करना, उनको जगह देना, यह काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू किया। लेकिन आप इसमें जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वह शब्द थोड़ा समस्यापूर्ण है, और आप उसको स्पष्ट करें। आप कहते हैं संघ सेवा कार्य के जरिए अपना विस्तार कर रहा है, और आप पूरी किताब में सेवा कार्य को कहीं भी उद्धरण चिन्ह में नहीं रखते, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संघ अगर ये कह रहा है कि हम सेवा कार्य कर रहे हैं, तो उसको लेखक की स्वीकृति भी प्राप्त है, यानी लेखक भी उसकी बात को मान रहा है, क्योंकि वह, आप ये कह रहे हैं कि वह भी उसकी हिंदुत्व के विचार को बढ़ाने की रणनीति का अंग है, लेकिन आप सेवा को कहीं उद्धरण चिन्ह में नहीं रख रहे। तो यह सेवा क्या है और सेवा कार्य क्या है? देखिए, एक तो पहले थोड़ी सी बात इसके पहले उस पर कर लूँ, फिर इस पे आता हूँ कि संघ ने आपने देखा ना, भारतीय जाति व्यवस्था को बहुत ठीक से समझा है और उसकी जो गैप्स हैं उसको समझा है। और दूसरा ये है कि संघ ने भारतीय समाज को बहुत अच्छे से समझा। भारतीय समाज की जो भाषिकता है उसमें वो रिस्पॉन्ड करती है, उसमें वो बात करती है। ये उसकी दूसरी बड़ी शक्ति। जैसे देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग अभी भी कॉमरेड शब्द, कॉमरेड का हिंदी साथी, लेकिन साथी उस तरह से बहुत लोकप्रिय नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग जो भी शब्दावलियां इस्तेमाल करते हैं अपने डिस्कोर्स में, अगर आप देखें तो जो हमारे युवा वर्ग पैदा हुआ है, वो शायद उन शब्दावलियों को बहुत गंगा जमुनी संस्कृति हम लोग
बहुत कम बच्चे उसको समझते हैं। तो एक एक नई और उनकी शब्दावली, वो इस मामले में लगातार अपनी शब्दावली को इवॉल्व करते हैं। फिर इस पर अलग से बात करेंगे, इवॉल्व करते रहते हैं तो लगातार। एक आध उदाहरण अगर आप दे सकें, जैसे आप देखिए, मान लीजिए, क्योंकि मुझे यह तो याद है कि वे बंधु कहा करते थे। नहीं भाई जी, मेरी भाई। किशोरावस्था में हाँ, बंधु। वे बंधु ही कहा करते थे, हाँ, बंधु। बंधु। अब भाई साहब, अब भाई साहब, अब भाई भाई साहब। साहब। हाँ, भाई साहब, भाई साहब बहुत पारिवारिक एड्रेस है शब्द। या जैसे अब वो क्या करते हैं कि घरों में जो परिवार है, परिवार है, पूरे परिवार की जो जो शब्दावलियां हैं, वही शब्दावलियां शाखा की शब्दावलियां बनी। और कई बार परिवार स्ट्रक्चर को, जैसे अभी दादा दादी संवाद, तो आप दादा दादी के साथ बैठ के आइए, दादा दादी के साथ कुछ समय दीजिए। ये संघ में बजाबता, इसके लिए आपको आपने चेतना पैदा की कि आप, ये समाज परिवार हमारा टूट रहा है, तो परिवार को कैसे रिवाइव करना है, तो आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। तो बहुत ऐसे ऐसे शब्द उसमें वो इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घरों के शब्द हैं, घरों के शब्द शाखा के शब्द हो जाते हैं। तो या जैसे जब वो भाषण देते हैं, या खैर उस पर तो अलग से बात करें। तो लेकिन उन्होंने कहते हैं ना, भारतीय जो समाज की भाषा है, समाज की भाषा को अपनी भाषा बनाया है। और वो कहते भी है, जैसे किताब अंग्रेजी में आई तो हमें एक संघ के प्रचारक ने कहा कि भाई देखिए, संघ के प्रसार का एक कारण हिंदी भी है, यानी हिंदी के कारण हम फैले हैं। आपने अंग्रेजी में किताब लिखी है, जब तक ये हिंदी में नहीं आएगी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए। तो ये भी एक तरह का मतलब जो है उसके बाद में बात करते हैं। जो आपने कहा कि सेवा भी। हाँ, सेवा, जो सेवा इन्वर्टेड कोमा में कर सकते थे, शायद और समझने में सावधानी अच्छा लगता, लेकिन शायद मैं बाद में करूँ। लेकिन सेवा, जो हमने जिस सेंस में सेवा का इस्तेमाल किया है, कि सेवा मोबिलाइजेशन की स्ट्रेटेजी, सेवा दो तरह का, एक सेवा निस्वार्थ सेवा, जैसे माँ बेटी का करती है, घर में परिवार की जो सेवा होती है, या गरीब, जो जो हमारे धार्मिक जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं भाई हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। लेकिन कोई भी सेवा निस्वार्थ नहीं, उसमें सेवा के निस्वार्थ, उसमें स्वार्थ का एंगल अलग अलग ढंग से होता है। स्वार्थ को अगर आप बड़े स्तर पर डिफाइन करें, दूसरा क्या है कि सेवा जब भी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है, तो वो मोबिलाइजेशन का प्रोसेस करता है, चाहे वो आर्य समाज के साथ, चाहे वो जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ जुड़े। वो कहते हैं भाई हम सेवा कार्य करते हैं, सभी कहते हैं हम सेवा कार्य, लेकिन उस सेवा कार्य में एक मोबिलाइजेशन का एलिमेंट है। आप उससे किसी को जोड़ते हैं और किसी से जोड़ते हैं, ये एक उसका जो मूल है। तो संघ का जो सेवा कार्य है, ये सेवा कार्य जो भारतीय परंपरा का सेवा कार्य है, सेवा का जो नोशन है, उस सेवा के नोशन का इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, इंस्टीट्यूशनल मीनिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नया मीनिंग उससे पैदा होता है। दूसरा क्या है कि ये जो सेवा है, ये एक तरह से इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी से बहुत संघ ने सीखा है। देखिए, संघ जिसके से प्रतिवाद करता है उससे भी सीखता है। ये मैंने जब मैं उनकी पूरे प्रोसेस को समझ रहा था तो समझ में आया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज चुपचाप अपने काम करती रहती है, और वो भी कहती है कि हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। उस सेवा के कार्य का से अपनी तरह की उनका जो भी होता हो, जो भी बनता हो, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, कन्वर्जन कराते हैं नहीं कराते हैं, ये अलग। लेकिन संघ ने देखा कि इसके थ्रू हम इनको भी रोक सकते हैं, और उन्होंने उन एरियाज में, जिन एरियाज में क्रिश्चियन मिशनरीज सक्रिय थी, वहां पर उस सेवा कार्य का बहुत विस्तार किया, और क्रिश्चियन मिशनरीज को लगभग रिडंडेंट कर दिया है उन एरियाज में, जिन एरियाज में उनका काम, खास करके ट्राइबल बेल्ट्स में अगर आप देखेंगे। तो ये सेवा का एक मोबिलाइजेशनल यूज करती है संघ, मैं उससे कहीं से भी डिनाई नहीं करता। वो सेवा को उस अर्थ में नहीं ले रहे हैं। हाँ, हाँ, वो गांधी का अर्थ है, हाँ, या जो ईसाइयत का अर्थ है, हाँ, बिल्कुल, जिसमें आप एक कुष्ठ रोगी की सेवा करते हैं। और ये इसलिए मुझे खासा, क्योंकि सेवा, मैं जब हिंदू परंपराओं को देखता हूँ तो हिंदू परंपराओं में सेवा की कोई अवधारणा नहीं है, जैसे पड़ोसी की कोई अवधारणा नहीं है।
धर्मशास्त्रों में और बाकी जगह। दान की भी कोई अवधारणा नहीं। दान आप करते हैं तो ब्राह्मणों को दान करते हैं ताकि आपके पितरों को फायदा हो जाए। अगर आपने श्राद्ध में खिलाना भी चाहा तो आप सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाने में दिलचस्पी रखते हैं। इस महामारी में भी मैंने देखा कि जो मौतें हुई तो लोग इसे लेकर बहुत चिंतित थे कि ब्राह्मणों को हम खिला पाएंगे कि नहीं 13 दिन। तो ब्राह्मणों को खिलाना, ब्राह्मणों को दान देना, तो इसलिए सेवा का काम एक बहुत ही असहज काम है। और ये अभी 2 दिन पहले जब घोषणा हुई कि 1 लाख गाँव में एक साथ सेवा होगी, तो जो तस्वीरें आई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, वो बहुत आयोजन पूर्वक सेवा करने की थी। यानी चमकदार कपड़े में लिपटा हुआ एक टोकरा 15 लोग मिलकर एक व्यक्ति को दे रहे हैं, तो यह बहुत ही स्वाभाविक नहीं है। इसलिए आप जो सेवा कह रहे हैं वो मोबिलाइजेशन की एक स्ट्रेटजी। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं सेवा जब भी कहता हूँ तो मोबिलाइजेशन की स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर आप देखें कि इधर जो जो वर्चुअल ये जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड का विस्तार हुआ है, जो वर्चुअल स्फीयर बना है और स्मार्टफोन और ये सारा आया है और ये नई तरह की सोशल मीडिया आई है, तो उसके कारण ये आपको ये चेंज के फंक्शनिंग में दिखाई पड़ती है कि भाई ऐसा करो तो तस्वीर भी ले लो। एक तस्वीर लेने के लिए फिर आपको अपने को उस तरह से करना होता है। लेकिन इसके पहले अगर आप देखें, जब तक ये 90s के पहले ये स्फीयर डेवलप नहीं था, तब संघ को तो के बारे में खबरें भी नहीं छपती, अखबार में एक लाइन भी नहीं छपता था शायद, और छपता भी था तो उस तरह से नहीं महत्वपूर्ण नहीं था। तो इधर उन्होंने भी समझा कि एक मीडिया की बहुत जरूरत है, अपने कामों को कहने की भी जरूरत, तो उन्होंने अपना कहना शुरू किया। तो वो भी एक तरह का एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चूंकि मैं भी हिंदू समाज में ही पला बढ़ा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि कितना असहज है सेवा करना। नहीं, आपसे इस बात में मैं सहमत हूँ। सेवा जो है हमारे यहाँ, सेवा का ये है, गांधी को बाकायदा सेवा को स्थापित करना पड़ा कि वह राजनीति का हिस्सा होगी, और वो जाहिर है ईसाइयत से प्रभावित थे, वहां से वे सेवा का भाव लाए और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और वो लगभग ऐसा लगने लगा कि वह हिंदू ही है, वह सेवा जो गांधी कर रहे हैं। यानी परचुरे साहब उनके आश्रम में हैं और गांधी के दैनिक कार्यों में से एक परचुरे साहब के कुष्ठ रोग को देखना, देखभाल करना, उनके घाव की पट्टियां बदलना, यह सब इसलिए हमारे लिए बहुत असहज है हिंदू समाज के लिए कि स्पर्श, दूषण, प्रदूषित हो जाना, छुआ जाना, ये सारा कुछ अभी भी हम सब लोगों के बीच मौजूद है। लेकिन तो हम सहज भाव से सेवा कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और गांधी ने सेवा को एक नया अर्थ दिया और सेवा के नोशन को कृष्ण उससे ले आई, आपको कहना है। लेकिन उन्होंने सेवा को एक राजनीति, उसका एक पॉलिटिकल नुआंस भी सेवा में आप देखते। गांधी का सेवा भी कोई बहुत ऐसा सेवा नहीं था जो निस्वार्थ था, वो भी एक मोबिलाइजेशन नहीं, लेकिन वो नैतिक, हाँ नैतिक सेवा शब्द का इस्तेमाल नहीं था। हाँ नहीं, एकदम सही है, आपको सर्विस करते थे वो, हाँ वो करते थे, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल, आप जो ब्राउन को पढ़ें, आप उनको देखें, तो आपको लगता है कि गांधी के एक्ट के पॉलिटिकल मीनिंग्स भी हुआ करते थे। प्रायः ऐसा नहीं था कि कुछ भी बहुत ऐसे ही कर देते थे, बहुत वेल थॉट होता था उनका। तो थोड़ा सा आपसे बहस कर रहा हूँ यहाँ, और आप इसकी इजाजत मैं थोड़ा इस बात को पूरा कर लूँ कि जो गांधी के साथ जो मैं एकदम सहमत हूँ कि सेवा को गांधी ने एक नया अर्थ दिया। लेकिन सेवा का मेरा वहां भी मानना है कि सेवा वहां भी एक उस तरह से स्ट्रेटजी तो नहीं थी, लेकिन एक खास तरह से पॉलिटिकल उसका वो था। लेकिन संघ के उसमें जो 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 सेवा, संघ का क्या है, हिंदुत्व क्या है, जो हिंदूनेस का एक ऑर्गेनाइज ट्रांसफॉर्मेशन इन सर्टेन वेज, दैट इज हिंदू। और वो ऑर्गेनाइज ट्रांसफॉर्मेशन कई बार अपने को चेंज करती है। मैं इसी बात से कह रहा हूँ कि सेवा का जो मीनिंग नहीं रहा था वहां पे हमारे हिंदू परंपरा में, उसको भी उन्होंने अपने वर्किंग प्रोसेसेस में कई बार नए अर्थ जोड़े हैं, जो जरूरतों के हिसाब से, जो उनकी जरूरत है। जैसे मान लीजिए उनको ट्राइबल के बीच काम करना है, ट्राइबल के बीच काम करने के लिए वहां पर अगर कोई उनको कुष्ठ मिलेगा तो कुष्ठ के साथ वो काम करेंगे। कुष्ठ आश्रम चल रहे हैं उनके, आंखों जो अंधों के बीच बहुत काम कर रहे हैं वो,
इस तरह के काम वो करते हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सारे काम अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होते हैं एक मोबिलाइजेशनल इम्पैक्ट। और जो अब वो कॉन्सियसली वो कह सकते भाई नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो हमारे कोई स्वार्थ नहीं है, हम तो निस्वार्थ करते हैं, संघ ऐसे ही करते। लेकिन हम एज ए ऑब्जर्वर ये कहेंगे कि उसका एक पॉलिटिकल, उसका एक मोबिलाइजेशनल मीनिंग हमें उनके कामों में बार बार दिखता है। ये यहाँ पर ठीक है। आपने इस किताब में यह भी कहा है, पढ़ते हुए मैंने देखा और वहाँ ध्यान गया हमारा, कि संघ का ये जो विस्तार हो रहा है चारों तरफ, तो और एंडरसन इस बात को दूसरे ढंग से पहले अपनी किताब में कह चुके हैं कि वे मुसलमानों को भी शामिल करना चाहते हैं। आपने एक आध जगह ये बात लिखी है कि उन्होंने मुसलमानों का संगठन भी बनाया है। हालांकि उस पर आपकी किताब का ध्यान नहीं है, इसलिए वह हमारे विचार का विषय यहाँ नहीं है। मेरी यह समझ है, जो संघ के को देखने वाले बहुत सारे लोगों की समझ है, कि संघ का काम करने का तरीका, और खासकर 1945 के बाद जब संघ ने हिटलर की गति देखी, तो यह बात समझ में आई कि हिटलर ने जो फाइनल सॉल्यूशन का तरीका अपनाया था, यानी आप सामूहिक संहार कर दें और पूरी तरह से यहूदियों को समाप्त करने की महत्वाकांक्षा रखें, वह कामयाब नहीं हो सकती। और वो उत्तरोत्तर दिखलाई पड़ा है अलग अलग ढंग से कि संघ ने उस बात को कैसे समझा कि आप संपूर्ण संहार के तरीके को छोड़कर अगर आप पूरी तरह से उनको अपने कब्जे के नीचे यानी अंगूठे के नीचे लाने की कोशिश करें, तो एनहिलेशन नहीं या एक्सटर्मिनेशन नहीं, बल्कि सब्जुगेशन, और एक परमानेंट सब्जुगेशन, जिसमें आप उनको स्थायी रूप से अपने अंगूठे के नीचे रख सकें। इसमें जितना आनंद है उतना शायद हत्या में नहीं है, कि आप किसी व्यक्ति को रोजाना उसके दोयम दर्जे का एहसास कराते रहें। यह तरीका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1948 के बाद या 1947 के बाद अलग अलग तरीके से अपनाया, और मुसलमानों का जो संगठन उसने बनाया है वह भी मुसलमानों को पालतू बनाने का एक तरीका है, यानी आप पालतू उनको कैसे बना सकते हैं, और ये वे संगठन कर सकते हैं। तो सेवा कार्य, जिसको आप सेवा कह रहे हैं, और सेवा का मतलब ये है कि उन जगहों जहाँ आप पहले नहीं जा रहे थे, सबाल्टर्न्स के बीच जो पीछे छूट गए थे, जिन पर आपका ध्यान नहीं था, अपने आधार का विस्तार करना। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे ढंग से कहूं कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियादी मान्यता नहीं बदली, जो कि हिंदुत्व की परिभाषा है, और वो बुनियादी मान्यता यह है कि यह भूमि उन लोगों की है जो हिंदू हैं, जिनका पवित्र स्थल यहाँ है, जिनकी जन्मभूमि यहाँ है, जिनका कर्मस्थल यहाँ है, यह बुनियादी मान्यता उनकी अभी भी नहीं बदली। हालांकि वो ये कहते रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से ही बने हैं, धर्मांतरित होकर बने हैं, और वे घर वापसी की बात भी करते हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता है कि इसमें एक धोखा है, क्योंकि आप किसी को हिंदू बना नहीं सकते। हिंदू बनाने का मतलब आपको किसी को जाति प्रदान करना पड़ेगा। और कुछ वर्ष पहले, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, तो शायद अजय सिंह बिष्ट का ही एक बयान था कि जो आना चाहें हिंदू धर्म में वापस, उनके लिए हम नई जाति बना देंगे और हिंदू धर्म में एक जगह बना देंगे। अगर मैं उस बयान को खोज रहा था, खोज नहीं पाया, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि यह प्रश्न उठा था कि आप उसे कौन सी जाति देंगे, क्योंकि बिना जाति के हिंदू हो ही नहीं सकता, तो आप बताएं। और कहा था कि नई जाति हम उनको दे देंगे। तो इसलिए यह कि आप परमानेंट सब्जुगेशन की जो आपकी विचारधारा है, जिसमें आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं, और वो इफेक्टिवली यह है कि आप जीवित रहिए यहाँ, पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, लेकिन आप कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना रखिए, जिसे आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं
कि मुसलमानों को सारे प्रभावी क्षेत्रों से बाहर रखो, ये बुनियादी मान्यता है। इस बुनियादी मान्यता से हिंदुओं के किसी भी समुदाय को शायद ही कोई दिक्कत हो, क्योंकि वो उनको बाहर रखने की बात नहीं कर रहा। तो यह बुनियादी मान्यता तो उनकी नहीं बदली है ना, कि मुसलमानों को जो भी प्रभावी राजनीतिक क्षेत्र है, क्योंकि देखिए दो बातें हैं जो आपने कही हैं, और मैं जो प्रश्न करने जा रहा था वो यह कि उनको बहुत परेशानी है अब संघ को इस बात से कि वे कैसे उन्हें नियंत्रित करें जो हिंसा कर रहे हैं। आपने इसको यहाँ लिखा है कि वे इसको लेकर बहुत चिंतित हैं और अब वे हिंसा में विश्वास नहीं कर रहे हैं, या आप इस किताब में कह रहे हैं कम्युनल वायलेंस में विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत होने में मुझे बहुत कठिनाई है। आप इस बात को स्पष्ट करें कि वे अब हिंसा के तरीके में विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस बात में कई प्रश्न छुपे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं सभी बात करके इस बात पर आऊंगा। एक तो आपने कहा कि जो तो हमारा सचमुच मुस्लिम कम्युनिटी पे मेरा कोई वर्क नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी दावे के साथ नहीं कह पाऊंगा उस बारे में। लेकिन इतना जरूर है कि वो जो कह रहे हैं घर वापसी, बड़ा एक इंटरेस्टिंग हुआ। जब मैं किताब लिख रहा था तो मैंने घर वापसी शब्द का इस्तेमाल किया, तो हमारे एडिटर ने बोला कि घर वापसी चेक कर लीजिए, घर वापसी क्या मैंने चेक किया तो संघ कहता भाई हम घर वापसी पे विश्वास नहीं, घर वापसी हमारा नहीं है, ये जर्नलिस्ट लोगों ने बना लिया, ये उसने बना लिया, ये हमारा नहीं। खैर वो भी गलत। ऑफिशियली घर वापसी को, हाँ घर वापसी को नहीं माना। दूसरा जो है मुझे पता चला वो ये कहते हैं, वो भी इस किताब के लिखने के क्रम में, मुस्लिम कम्युनिटी पर इस किताब के लिखने के क्रम में ही मैंने उनके विचारों को थोड़ा जानने की कोशिश की, उस तरह का काम नहीं था। उनका कहना है कि भाई आप जाति का कोई इशू ही नहीं है, आप अपना धर्म पुराण करते रहिए, अपनी पूजा पाठ जैसे करते रहिए, मस्जिद जाते रहिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए। बस आप ये मान लीजिए कि आप 5 पहले, बस हमारा काम हो गया। एक सिंबॉलिक नोशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द हेजेमनी, दैट्स मच फॉर आवर्स। पहले बता दूं, आधा सेकंड आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, शायद आप पॉलिटिक्स वाली बात कर रहा हूं कि इसका मतलब कि उनकी चिंता सिर्फ हिंदू को एक जनसंख्यात्मक इकाई के रूप में देखने की है, डेमोग्राफिक एलिमेंट के रूप में देखने की है, जनसंख्यात्मक। जी, अब आप आगे बढ़िए। हाँ, तो जनसंख्यात्मक भी हो सकता है, हिंदू को एक आइडेंटिटी के रूप में, मुझे लगता है कि नंबर्स से ज्यादा उनका एक आइडेंटिटी के रूप में देखना है, और उसमें अगर उसका स्वीकार उनके नोशन का हो जाता है कि यू आर पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी सिंस 5 ही पहले, और अब बाद में आप कन्वर्ट हुए, ठीक है, आप जैसे रहिए वैसे। दूसरा जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा देने की बात है। देखिए संघ कोई आजाद, कोई हवा में तो काम नहीं कर रहा है, आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है, एक ऐसे देश में काम कर रहा है जहाँ डेमोक्रेसी है और जहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी के नोशन लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो संघ तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, संघ के असर में जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, बीजेपी है या कल कोई और भी है, या शिवसेना एक समय में थी, या हो सकता है कि उन्होंने तो एक समय में इंदिरा गांधी को भी सपोर्ट कर दिया था, एक समय में राजीव गांधी को भी सपोर्ट कर दिया था, पता नहीं क्या होगा, वी डोंट नो अबाउट द पॉलिटिक्स। पर जो भी पॉलिटिक्स पर उनका असर है, वहां पर हिस्सेदारी मुस्लिम्स को देनी ही पड़ेगी, दिलानी ही पड़ेगी, नहीं तो इंक्लूजन एप्रोप्रिएशन का ये जो प्रोजेक्ट है वो अधूरा होकर रह जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनका प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट फेल कर जाएगा। और ये संघ भी समझता है, जैसे उन्होंने दलितों, फिर आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, दलितों और मार्जिनल्स के लिए जो कर रहे हैं वैसे ही वो मुस्लिम्स के लिए भी करेंगे। लेकिन अभी उनको ये अपने भीतर एक पूरा हैबिटस डेवलप करना पड़ेगा इसके लिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो उनको संस्थाएं वायलेंस कर रही हैं, यानी जो फ्रिंज एलिमेंट जिनको मैं कहता हूँ, वो उनकी सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए, और सबसे बड़ी चिंता भी। उनको वो समझा नहीं पा रहे हैं, वास्तव में समझा नहीं पा रहे हैं कि ये जरूरत है हमारी। कह रहे क्यों आप, क्या ये वास्तव में ऐसा है? क्योंकि पिछले 10 वर्ष अगर उसके पीछे ना जाएं, अगर मैं 2002 में केका शास्त्री के बयान को ही देखूं, जो कि संस्कृत के बड़े विद्वान भी थे गुजरात में,
और जब 2002 में मुसलमानों की बड़े पैमाने पर हत्या हुई तो केका शास्त्री ने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे ही बच्चे थे जो ऐसा कर रहे थे। तो उन्होंने उस हत्या की निंदा करने से, उसकी भर्त्सना करने से इनकार कर दिया। पिछले 10 वर्षों में हिंसा की अनेकानेक घटनाएं हुई हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि संघ के लोग बहुत चिंतित हैं, तो हिंसा की इन घटनाओं पर उनकी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया या उनके भीतर भी कोई चर्चा कभी भी दिखलाई नहीं पड़ी। सार्वजनिक, अगर हम पांचजन्य को, ऑर्गेनाइजर को मान लें, और दूसरी अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 2-3 चीज़ों को मिला रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि आखिरकार उनकी जो पूरी परियोजना है वो सफल नहीं होगी अगर वे मुसलमानों को भी शामिल नहीं करेंगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में मुसलमानों का अन्नीकरण या मुसलमानों को एक ऐसा बाहरी दिखाना यह और ज़्यादा तीव्र हो गया। मुझे 2001 का ऑर्गेनाइजर की स्टोरी याद है। उस वक्त ऋतिक रोशन की फिल्म हिट हुई थी, पहली फिल्म कहो ना प्यार है, शायद यही थी फिल्म। तो एक कवर पेज स्टोरी की जिसमें कहा कि खानों का जवाब आ गया, हिंदू पुत्र पैदा हो गया। चली गई है। लव जिहाद का भी पूरा जो डिस्कोर्स है, अगर उसको भी आप सामने रख लें, तो यह चीज तो बढ़ती ही चली गई है। इसलिए आपकी यह जो समझ है, इसका आधार कहाँ है? आधार क्या है? देखिए, दो आधार है। एक तो मेरा वैसे बहुत ये इनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कभी नहीं हुई ज़्यादा वर्क के दौरान, लेकिन इनका जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद का प्रांत जो उत्तर प्रदेश 6 प्रांतों में बटा हुआ है इनके डिफिनेशन के अनुसार, और सबके प्रांत के जो प्रभारी हैं और उनके पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मेरी बात होती है जब मैं काम कर रहा था। तो उनके भीतर ये चिंता हमें बार बार दिखाई पड़ती थी, क्योंकि उनको ग्रासरूट, उनको फील्ड में लड़ना पड़ता है, उनको फील्ड में ऐसे लोगों के साथ अपने रिश्ते को परिभाषित करना पड़ता है। जब जनता पूछती है, जब उनकी के लोग पूछते हैं भाई ये, क्योंकि देखिए संघ भी कोई पत्थर तो नहीं है ना, बहुत तरह के उससे जुड़ के लोगों से बना हुआ है, उसमें हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, तो उनमें से कईयों की सोचने का ढंग भी बहुत तरह कई लोग जैसा है। तो वो ये सवाल करते हैं उनसे कि ये यहाँ पर ऐसा हुआ, क्यों हुआ, तो वो जवाब नहीं दे पाते, तो वो रिडिफाइन करते हैं अपने उसको। तो वहां पर एक बड़ा स्ट्रगल, मैं आप इसको अगर आप खुद भी करेंगे, आप वर्क करेंगे तो शायद आपको दिखाई पड़ेगा, ये एक बड़ा स्ट्रगल है उनका। इसलिए मैंने उनकी आवाज कही, उनकी बात कही है। मैंने ये मोहन भागवत जी की चिंता हो या ना हो, या किसी और की चिंता हो या ना हो, लेकिन मैं ये जो उनका, जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनकी चुनौती, ये जो फ्रिंज एलिमेंट का मैंने बोला, हिंदू सेना, फलाना सेना, डिमाका सेना, 50 सेनाएं बनी हुई हैं, 50 ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, जो कभी एक बार संघ में चले गए होंगे, उसके बाद उन्होंने एक संस्था बना ली और फिर भगवा लेके गाली देना और वहां पे करना, तिलक लगा कर, वो सब, तो वो उसको वो झेल रहे हैं। तो वो उनकी, अब मैं कहता हूँ कि अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे उनको, तो उनका बहुत बड़ा इमेज लॉस है और उसको संभाल नहीं पाएंगे। दूसरा जो अपूर्व जी, जो मोहन भागवत ने लगातार इधर कहा है कि जो आपने कहा कि चिंता दिखाई नहीं पड़ती, अदरी को अब उन्हें छोड़ना होगा। अदरी एक खास लेवल तक तो रहेगी, उसको आप और हम शायद खत्म नहीं कर सकते, वो उनके डिस्कोर्स का हिस्सा है, लेकिन वो अदरी धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है। जैसे अभी उन्होंने कहा, डाइल्यूट, मैं यहाँ भी क्वालिफाई करना चाह रहा हूँ कि डाइल्यूट भी हो रही है, तो उसका एक पर्पस है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत एक मॉरल मोबिलाइजेशन है, उसका हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत की संकल्पना आपके बिना पूरा नहीं हो सकती, इसलिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। मोहन भागवत का बयान, अखंड भारत की संकल्पना बिना मुसलमानों के पूरी नहीं हो सकती, उनको हमारे साथ, हमें उनके साथ जुड़ना होगा। उन्होंने अपने अभी भाषणों का उर्दू ट्रांसलेशन करवाया या किया जिसकी, और वो लगातार तो एक चर्निंग संघ में है कि वो इंद्रेश कुमार को छोड़ भी देखो, जो उनके बड़े ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके भीतर भी एक चर्निंग, वो भी हमें भी मीडिया से ही खबर मिली है, इसमें मुझे किसी से कोई इंटरव्यू मैंने नहीं किया है, उससे जो पता चलता है कि एक जो मैं ग्रासरूट पर देख रहा हूँ, इसका हिंट हमें ऊपर के लोगों की बातों में दिखाई पड़ रही है। तो आज ये चेंज नहीं होगा, हो सकता है 10 साल लग जाए इसको चेंज होने में, 15 साल लग जाए। मैं सिर्फ
थोड़ा आपको ही बात करने के लिए मौका दे रहा हूँ कि 1975 में, तो उसके पहले जब जयप्रकाश नारायण ने ये उम्मीद की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को बदलेगा, बाला साहब देवरस ने उनसे कहा कि हम अपना दरवाजा मुसलमानों के लिए खोलेंगे। और उसके बाद उनके सामने ये बात रखी गई और एक सभा में अब वे गुजर गए, पुराने समाजवादी नेता, आप उनके बारे में जानते होंगे, भाई वैद्य। तो भाई वैद्य ने मुझसे कहा कि बाला साहब देवरस ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया। तो यह कोई नई बात नहीं है, यह पहले भी वादा किया जाता रहा है और आपने एक राष्ट्रवादी मंच भी बना लिया है मुसलमानों का, जिस मंच के जरिए आप सिंबॉलिक तौर पर मुसलमानों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके कुछ प्रवक्ता भी मुसलमान नाम के हैं, उनको भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि वे मुसलमान हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो है, और जिसको स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि यह दरअसल एक तरह से उन तमाम लोगों को जिनको इसके पहले हिंसा का अधिकार नहीं था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब धीरे धीरे उन सबको हिंसा का अधिकार प्रदान कर रहा है, जिनको आप दलित जातियां कहती हैं, बाकी कहती हैं, और इस प्रकार उनको हिंदुत्व हासिल करने का मौका दे रहा है। तो हिंसा का प्रसार बहुत बढ़ गया है और उस हिंसा में, जो गुजरात की हिंसा में भी हमें दिखलाई पड़ा, कि उस हिंसा में शामिल होने वाली जो जातियां थी वो कोई उच्च जातियां नहीं थी, आदिवासी थे, उच्च जातियां तो बिल्कुल ही नहीं थी। जो जेल गए, अगर उनका आप जातीय प्रारूप देख लें, तो मुझे इस बात को मानने में अभी भी कठिनाई है कि उनको वास्तव में हिंसा से चिंता है और वो वास्तव में हिंसा को नियंत्रित करना चाहते हैं। जैसा आपने कहा कि उनका बहुत कुछ सिंबॉलिक होता है, उसी प्रकार हिंसा को लेकर उनकी चिंता भी सिंबॉलिक है, क्योंकि जहां इन जातियों में और इस पूरे समुदाय में उनका विस्तार बढ़ता चला गया है, वहीं हिंसा भी निरंतर बढ़ती चली गई, उसका स्वरूप बदल गया। और मैं फिर आपकी किताब का ही हवाला दूंगा कि आपने ये कहा है कि हिंसा का तरीका इस तरह से बदला है कि अब हिंसा की बड़ी घटनाएं नहीं होंगी, बल्कि हिंसा रोजमर्रा का अंग बन गई। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह संगठित है या असंगठित है, स्वतः स्फूर्त भी है। जो अलग अलग मॉब लिंचिंग होती है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो मॉब लिंचिंग नागपुर में तय हो रही है, वो झंडेवालान में तय हो रही है, वो फला संगठन में तय हो रही है। वह तो स्थानीय है, वह स्वतः स्फूर्त है। लेकिन उन लिंचिंग्स का कोई विरोध, यानी वे लिंचिंग्स नहीं होनी चाहिए, इसके लिए संघ की तरफ से कोई प्रयास, ऐसा कोई प्रयास तो नहीं है। इसलिए आपने जो एक उदाहरण दिया है नरेंद्र मोदी का, जिसमें 2019 के चुनाव के बाद, जिसमें आपने कहा है कि, और जो आपकी पहली बात से मिलती हुई है कि बिना समावेश के संभव नहीं है, कि हमें याद रखना होगा कि कोई भी सरकार बिना लोगों को शामिल किए, सबको शामिल किए नहीं चल सकती। ये नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है। और इसीलिए जो हमने चुनाव प्रचार में कहा था वह अतीत की बात हो गई। यानी 2019 के चुनाव प्रचार में उन्होंने जो शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान किया, उनका कहना वो अतीत की बात हो गई। अब हमें आगे देखना है और हर किसी को देश के हित में साथ लेकर चलना है। तो जनतंत्र की सीमा के भीतर हमें विनम्रता के साथ सबको शामिल करके चलना है। लेकिन 2019 तब था और आज 2021 है, और इन्हीं 2 वर्षों में हमने देखा कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसात्मक शब्दावली का प्रयोग करने में अप्रत्यक्ष रूप से ही नरेंद्र मोदी को भी कोई दिक्कत नहीं है, अमित शाह को भी कभी कोई दिक्कत नहीं है, संघ के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये हिंसा से जो उनकी विरक्ति है, इसका प्रमाण क्या है?
ये हिंसा जैसा आपने कहा कि हिंसा के फॉर्म बदलते हैं समाज में और हिंसा का रूप भी बदलता है। लेकिन ये जो और अगर मैं अपने को संघ तक लिमिट रखूं, मैं अमित शाह और उनके बयानों की तरफ न नहीं, क्योंकि आपने पहले अमित शाह का नाम लिया था। हाँ, हाँ, अमित आपने कहा शाह आपने समग्र अमित शाह हिंदुत्व को एक तरह से संघ के प्रवक्ता के रूप में रखा कि उन्होंने समग्र हिंदुत्व की बात समग्र हिंदुत्व की बात करी। की। तो इसीलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी वे अंततः संघ के हाँ, अनन्य प्रचारक, हाँ, संघ के प्रचारक रहे हैं। आप तो उनको अलग नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि संघ में ये हिंसा की आलोचना नहीं दिखाई पड़ती या इस हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं दिखाई पड़ती। मुझे जब मैं यहाँ जब इस किताब के बारे में काम कर रहा था, मैं कई बस्तियों में जहाँ पर ये काम कर रहे हैं हमारे ये प्रचारक, खास करके दलित बस्तियों में, और दलित बस्तियों के बगल में मुस्लिम बस्तियां हैं। उन मुस्लिम बस्तियों में दोनों जगह हमने जाके समझने की कोशिश की, इनके काम से जो डिस्कोर्स खड़ा हो रहा है वो डिस्कोर्स कैसे इनको अनसेटल कर रहा है या अनकंफर्टेबल डिस्टर्ब कर रहा है। इज इट समथिंग हैपनिंग लाइक दिस? क्या मुस्लिम्स जो बगल की बस्ती का है वो उससे है, या उस दलित के जहाँ संघ काम कर रहा है उससे कोई एक ऐसी आइडेंटिटी बन रही है कि वो ज्यादा उसके लिए एग्रेसिव हो रहा है उस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? तो मुझे ये ज्यादा इस तरह से दिखाई नहीं पड़ा। और लेकिन मैं इतना, मेरे पास इसमें कोई डेटा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि इन्होंने इनके इंटरनल डिबेट्स का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या चलता है। लेकिन ये जो जिन समुदायों में काम कर रहे हैं, समुदायों में एक समय शायद इनको जरूरत थी कि जो उनके हिस्ट्री का नोशन है, हिस्ट्री का नोशन ऐसा हो जिसमें मुस्लिम विरोध इसका मूल रहा हो। क्योंकि मुस्लिम्स यहाँ आए, मुस्लिमों ने कैसे हमारा दमन किया, बलदेव का जो कहानी कहते हैं दलित, वो मुस्लिमों के गाजी मियाँ के विरुद्ध खड़ा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, आप भी जो चूंकि आप लिटरेचर से भी जुड़े हुए हैं और सोशल मूवमेंट से, कि जब डिस्कोर्सेस बदलनी शुरू होती हैं तो उनको अपने को पूरी तरह से कई बार सेट करना होता है। तो अब मैंने देखा कि अब इधर जो हिस्ट्री पर ये बात करते हैं उसमें, यानी जो जो शाखा में बात करते हैं, लगभग हमने 35 शाखाओं के डिस्कोर्सेस को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की डिफरेंट पार्ट और कॉन्स्टेंटली। तो मुझे ये समझ में आया कि अब जो है मैं खुद भी 2008 में जो देख चुका था उससे इतना फर्क आया है। अब वो मुस्लिम वाली जो कहानी है वो थोड़ी आती तो है लेकिन उस पर ज्यादा जोर नहीं है। तो ये एक शिफ्ट है और वो शिफ्ट कॉन्शियस शिफ्ट है। वो एक कोशिश है शाखा में ऐसा माहौल बनाने की कि भाई आपको अब अपने डिस्कोर्स को बदलना है। मोहन भागवत भी कह चुके हैं और अब वो एक हिंट भी उनको मिला है, लेकिन वो बनने में समय लगेगा। अभी 10 साल भी लग सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन यहीं पर फेल भी हो जाए, कल समाज में कुछ ऐसी चीजें उभर जाए जिसके कारण फिर पोलराइजेशन तेज हो जाए, फिर वॉरिंग सिचुएशन बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डिस्कोर्स में चेंज तो दिखाई पड़ा है, और लेकिन एक्शन में वो कितना उसको रोकने की कोशिश करते हैं इसके बारे में मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अंदर के डिबेट्स में क्या इसके बारे में हो रहा है इसके बारे में मेरे पास कोई डेटा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस इज लेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी सबसे कम काम आरएसएस पर हुआ है, जितना अधिक से अधिक उन पे काम होगा उतनी ही शायद हम लोगों को उनकी विधियों को समझने में मदद। हाँ, हमारी बातचीत और भी लंबी हो सकती है क्योंकि विषय बहुत हैं इसके। और आपने ठीक कहा कि ये अंडर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लोगों ने प्रयास किया है इसको समझने का। और मेरी अपनी समझ में जितना इसको समझने की कोशिश करता हूँ वह इसलिए बहुत कठिन है कि आरएसएस कहीं खुद को कमिट नहीं करता है किसी भी पोजीशन के साथ। इसलिए मोहन भागवत ने जो कहा वो कह दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस पर संघ विश्वास ही करे और संघ के बाकी लोग विश्वास ही करें। उनको पता है कि मोहन भागवत जी ने यह बात कही है तो बद्रीनारायण जी के लिए कही है, अपूर्वानंद के लिए कही है। उस बात का कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि असल बात वह है जो हम जानते हैं और उस बात पर हम लोग रोज रोज यकीन करते हैं। और जैसे आपने 35 शाखाओं का अध्ययन करके
अपनी बात की। सरस्वती शिशु मंदिर से निकले हुए बहुत सारे छात्र छात्राओं से मेरी लगातार बातचीत होती रहती है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में एक शोधार्थी ने उस पर बाकायदा शोध कार्य भी किया है, और उससे जो बात निकल कर आती है कि सरस्वती शिशु मंदिर में एक पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी हिंसक दिमाग निर्मित किया जाता है, और यह हाल तक है, यानी यह शोध कार्य 3 वर्ष पहले तक का है। तो इसलिए उस बात पर कोई समझौता नहीं है। यह संघ का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नरेंद्र मोदी आज बोल रहे हैं तो वह बोलने की एक बाहरी मजबूरी है, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। उसी तरह मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि असली चीज तो हम कर ही रहे हैं और वो चल ही रहा है, और वो वही है कि मुसलमान को बाहर रखो। और इसीलिए असम में बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात को एक डरावने की तरह इस्तेमाल किया गया, और गुजरात में अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसका भी हवा खड़ा किया गया। तो मुसलमान ही होना अपने आप में हिंदू के लिए बहुत खतरनाक है, यह बात तो प्रत्येक कार्यकलाप से बहुत स्पष्ट है। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, और यहाँ हम अपनी आज की बात रोकेंगे इस प्रश्न के साथ, क्योंकि इसमें परत दर परत बात बहुत खुल सकती है, कि जैसे धर्मनिरपेक्ष राजनीति कहते हैं, उसके लिए आगे आप रास्ता कैसे देखते हैं? बहुत आपने मौजूद प्रश्न किया, और ये प्रश्न पर बहुत बात होनी चाहिए सबके बीच। मुझे लगता है कि देखिए, आगे रास्ता मुझे लगता है जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, कि वो एक तो अपनी पूरी समझदारी को नया करना हो। समझदारी अबाउट अपने बारे में और दूसरों के बारे में, जिनसे आपको चैलेंज है, जिनसे आपको चुनौती है। और वो चुनौती हिंदुत्व की राजनीति से है, बहुत साफ। हिंदुत्व की राजनीति ने जिस तरह से एक अपनी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप करी, एक भाषिकता डेवलप करी, वैसी भाषिकता हमारी विपक्ष की राजनीति यानी सेकुलर पॉलिटिक्स को भी विकसित करनी पड़ी। वो अनफॉर्चुनेटली इतनी प्रभावी नहीं है। तो एक तो भाषा के लेवल पे बहुत एक शिफ्ट की जरूरत है। दूसरा, अपोजिशन की पॉलिटिक्स, या अपोजिशन मतलब सेकुलर पॉलिटिक्स, दूसरी जो प्रॉब्लम है सेकुलर पॉलिटिक्स, वो ये है, जो मैं बार बार कहता हूँ, जिस किताब में भी कह रहा हूँ, कि संघ को समझे बिना आप हिंदुत्व की राजनीति को भी नहीं समझ सकते। और संघ को के उसको जब आप समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हिंदुत्व की चेतना का प्रसार हो रहा है। और ये राजनीति नहीं है, एक चेतना है। चेतना के ऊपर एक राजनीति बनी है। तो आपको लड़ना एक चेतना से, और चेतना, लेकिन आप किससे लड़ रहे हैं? आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप चुनाव में जीत गए तो वाह, हार गए तो कुछ खो दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक चेतना निर्माण का काम करना पड़ेगा, जो कि अपोजिशन सेकुलर पॉलिटिक्स को करना चाहिए था। यानी जो गंगा जमुनी संस्कृति, जो भी धर्मनिरपेक्ष, वो मान के चलते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड है तो है ही, ऐसा नहीं है। आप जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कल हो सकता है ये शब्द किसी को याद भी ना हो, ये प्रतीक शायद हम साहित्यकारों को ही याद हो, और कुछ हमारे जो वामपंथी और सेंट्रिस्ट लोग हैं उनको याद हो, शायद किसी को याद भी नहीं रह जाए। जिस तरह का इरेजर जो कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस बेस्ड इरेजर, स्वतः भी और एक कंडीशंस के द्वारा भी बन रहे हैं। वो जो स्मार्टफोन, मीडिया और ये सारा सोशल साइंस, और संघ अपना काम तो कर ही रहा है अपनी तरह से। वो जिस तरह से अपनी चेतना का प्रसार कर रहा है, तो उसी एक आर्गूमेंट से लोग कन्विंस हो रहे हैं, खास करके। और कन्विंस हो रहे हैं तो इसका मतलब तो दूसरे आर्गूमेंट से उनकी सहमति नहीं। आप कैसे, लेकिन उसके लिए स्पेस हमेशा है। मैं कह रहा हूँ उसके लिए स्पेस हमेशा है, क्योंकि भारतीय जनता जो ग्लेशिया है, भारतीय पब्लिक बहुत बहुभाषी, बहुत तरह की भाषाओं और बहुत तरह के स्पेस है उसके भीतर। बहुतों को भी उनके भीतर प्रवेश करने की जगह है। कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी उनके साथ संवाद कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक भाषा, निगोशिएशन का कंडीशन, निगोशिएशन का लेवल की जरूरत है। होता क्या है, हमारे नेता सारी ऊपर से बात करते हैं। संघ के लोग जब भी आप देखेंगे, उनकी आप राष्ट्रीय कामों को देखिए, कभी भी ऊपर से बात नहीं करते, कम्युनिटी के साथ बहुत मिल के बात करते। तो एक लेवल भी तय करना होगा कि अपोजिशन पॉलिटिक्स अभी तक जो बहुत हाई पिच से
अपने को एमेंसिपेटर कहती है, वो क्या सही मामलों में उस जनता को विश्वास है कि दे आर एमेंसिपेटर और दे आर एम्पावरिंग अस? तो ये इसलिए होगा, तब होगा जब अपनी कंडीशन, जब आप अपने लेवल को उनके बराबर ला देंगे। वो लेवल अभी तक नहीं आया है। ये सामाजिक न्याय की राजनीति में भी यही साबित हुआ। जिस तरह से हमारे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये सारे लोगों ने इस तरह की दूरी बनाई अपनी और अपने लोगों के बीच, यानी नेता वोट के बाद छोड़ दी तो सोशल जस्टिस की पब्लिक है। और दूसरा क्या है कि हिंदुत्व पब्लिक, मैं एक बात इसमें कहना छोड़ दिया, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुत्व पब्लिक के निर्माण का है। तो हिंदुत्व पब्लिक का निर्माण एक कॉन्सियसनेस बेस्ड प्रोसेस है, जिसको मैं कह रहा हूँ सामाजिक भाव में। तो उसके लिए हमें जो पक्ष, जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, क्या उनके पास कोई एजेंडा है, क्या उनके पास कोई सोच है, क्या उनके पास कोई भाषा है, कि सिर्फ इनकी असफलताओं को या चुनावी मुद्दों को या डेमोक्रेसी इलेक्शन के समय कोई बात कह के या उससे आगे आ जाएंगे। लेकिन एक अभी जो हुआ है, जो जिसने इस पूरे प्रोसेस को रप्चर किया है, वो है कोरोना। कोरोना ने आकर के, ये जो वायरस ने आकर के जो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको बायोसेंट्रिक कर दिया है। तो बायोसेंट्रिक पॉलिटिक्स जब होगी तो हेल्थ का सवाल इम्पोर्टेंट है, और वहां पर पब्लिक के निर्माण का प्रोसेस कहीं ना कहीं बाधित होता है। लेकिन उसको संघ, फिर मैं कह रहा हूँ संघ बार बार हर क्राइसिस से उभरता है, उसने वहां भी अपने लिए काम करके फिर सेवा की जो पूरी मोबिलाइजेशन प्रक्रिया है, उसके साथ वो वहां पे फिर भी खड़ा हो गया है और उससे वो अपने रिश्ते। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर अलग से बात करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी इसमें बहस है और बहुत तमाम लोगों ने काम किया है। आपकी किताब में एक चैप्टर इसमें है, लेकिन जैसा मैंने आपसे बातचीत में कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि वह कुछ जल्दी में लिख दिया गया चैप्टर है, और जिसे बायोपॉलिटिक्स कहा जाता है। अभी अभी उसकी समझ को और स्थिर करने के लिए हमें कुछ विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता होगी कि क्या उसने जो शरीर और जाति का संबंध है उस संबंध को तोड़ दिया है, और क्या इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम आसान हो गया है हिंदुत्व की पब्लिक बनाने का। दूसरे, कि इस पूरी महामारी के दौरान क्या सचमुच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं सेवा का काम कर रहा था, इसको लेकर भी काफी बहस लोगों में है, और अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं, क्योंकि संघ से ज्यादा जिन्हें आप दूसरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, वो पिछले वर्ष भी जब मजदूर निकले तो जितना वो दिखलाई पड़े, जितना उन्होंने काम किया, और दिखलाई पड़े सिर्फ नहीं बल्कि काम किया, तो इसलिए यह एक अलग बहस का विषय है जिस पर हम लोग जरूर कभी बात करेंगे। जाति, ये पूरी महामारी है, जाति धर्म, इसके बीच का संबंध, क्योंकि इसमें भी ब्राह्मण भोज चलता ही रहा, करना ही पड़ा हुआ, उसको कहीं तोड़ा नहीं गया। और इसलिए संघ इस मामले में आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि संघ ये कहता है कि बस हमारे फंडामेंटल को तुम मान लो, बाकी तुम जैसे रहते थे वैसे ही रहो, क्योंकि हम समाज को नहीं तोड़ना चाहते। तो समाज में जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, जिस तरह से वो चल रही है, उसको विचलित करने में संघ की कोई रुचि नहीं है। आगे वो उसको लेकर बहुत बहस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे बहुत परेशानियां पैदा हो जाएंगी संघ को। जैसा भंवर मेघवंशी ने अपनी किताब में लिखा है कि आप कितना भी शामिल करें, लेकिन अंततः एक दलित की जो स्थिति होती है संघ में, उसके बारे में भंवर मेघवंशी ने, और अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने लिखा कि उन्हें अपनी इस किताब के चलते और ब्रूट पर उनके टॉक के चलते लगातार संघ के जो उनके पुराने लोग हैं उनकी तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं बहुत बड़े पैमाने पर। तो भंवर मेघवंशी, जिन्होंने अच्छा समय एक दलित संघ के कार्यकर्ता के रूप में गुजारा, उसको समझा और देखा कि अंततः वास्तविक स्थिति क्या है दलित की संघ में, और निकले और उसके आलोचक हुए। आज उसकी आलोचना के चलते उनको तरह तरह की धमकियां भी मिल रही हैं। तो ये एक अलग प्रसंग है जिस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। लेकिन यह किताब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें इसको पढ़ के ये समझने में मदद मिलती है कि संघ ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दलित जातियों, अति पिछड़े जातियों के बीच अपना विस्तार कैसे किया है। और संघ को सिर्फ आप एक संगठन के रूप में नहीं समझें, बल्कि जैसा बद्रीनारायण जी ने लिखा है कि आप उसे कोऑर्डिनेटर के रूप में भी समझें, कि वो विभिन्न प्रकार के संगठनों का संयोजन भी कर देता है। तो वो एक प्रकार का संयोजक है। मैं उससे भी आगे जाके कहता हूं कि आप उसे एक पर्यावरण के तौर पे समझें। वो एक इकोसिस्टम है जो तरह तरह के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, तरह तरह की वनस्पतियों को फलने फूलने का मौका देता है। तो आज एक वनस्पति कहीं उग गई तो संघ के पर्यावरण में अगर वह उसके अनुकूल है तो उसे पर्याप्त मौका मिलेगा कि वो फले फूले। तो वह संघ का शुरू से था कि नहीं, शाखा में जा रहा है कि नहीं, यह सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं। तो रिचुअल्स जो संघ के हैं वे महत्वपूर्ण नहीं। तो यह समझने में यह किताब बहुत मदद करती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कई प्रश्न हैं जो इस किताब से खड़े होते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर, जैसा इन्होंने कहा है कि आगे भी किताबें लिखी जाएंगी, दूसरे लोग भी लिखेंगे और संभवतः बद्रीनारायण जी भी लिखेंगे, तो वे प्रश्नों का उत्तर देंगे कि संघ का उसके मूल विचार, यानी मुसलमानों को हर तरह से बाहर करो, ईसाइयों को हर तरह से बाहर करो और समाज में जो यथास्थिति है समाज की, उसको बरकरार रखते हुए एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करो। इसमें कितनी प्रकार की रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, वो सब अपनाओ। यह समझने में यह किताब मदद करती है। लेकिन बाकी प्रश्न बचे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर बद्रीनारायण आगे उन प्रश्नों का उत्तर अपनी आगे की किताबों में देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई इस किताब के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी में जल्दी ही यह किताब आएगी, जिससे संघ के लोगों को थोड़ी तुष्टि होगी कि उनकी भाषा में किताब आ गई। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी आपके साथ बात इंगेज करना, ऑलवेज एक्सपीरियंस, एक इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट होता है बातों का और उससे चीजें खुलती हैं। सहमतियां तो होती ही है, लेकिन उससे बात आगे बढ़ती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और आप सारे लोग जो इस चर्चा को देख रहे हैं, ये थोड़ी लंबी है लेकिन यह और भी लंबी हो सकती थी, खतरा इस बात का था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वायर चलता रहे, इसके लिए उसको आपके आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होगी, ये याद रखिए। बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।